वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारत में केंद्र सरकार की आय के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो भारत में केंद्र सरकार है, यहाँ पे आपको भारत में केंद्र सरकार की आय के 4 प्रमुख स्रोतों के नाम लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, करारोपण के वितरण पर क्या प्रभाव होते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो करारोपण का वितरण होता है उसके ऊपर क्या प्रभाव होते हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि करारोपण के वितरण पर क्या प्रभाव होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, लोक वस्तु से आपका क्या तात्पर्य है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो लोक वस्तु है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको लोक वस्तु के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संघीय वित्त की क्या समस्याएं हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संघीय वित्त है उसकी कौन कौन सी समस्या है। यहाँ पे आपको संघीय वित्त की समस्याओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सार्वजनिक व्यय के नियम से आप क्या समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय है उसके जो नियम है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय के नियम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसके क्या उद्देश्य हैं। यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, रेपो रेट को परिभाषित कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो रेपो रेट है यहाँ पे आपको रेपो रेट की परिभाषा लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, साख का आधार कौन कौन सा है। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो साख है उसका आधार कौन कौन सा है। यहाँ पे आपको साख का आधार लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा के मूल्य से आप क्या समझते हैं। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा का मूल्य है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको मुद्रा के मूल्य के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, धात्विक मुद्रा से आप क्या समझते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो धात्विक मुद्रा है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको धात्विक मुद्रा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ई बैंकिंग से लाभ बताइए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो ई बैंकिंग है उससे क्या लाभ है। यहाँ पे आपको ई बैंकिंग से लाभ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंकों का क्या महत्व है। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक है उसके क्या महत्व है। यहाँ पे आपको बैंकों का महत्व बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निर्देशांकों के लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो निर्देशांक है उसके कौन कौन से लाभ है उसके क्या दोष हैं। यहाँ पे आपको निर्देशांकों के लाभ और दोषों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा मान एवं मूल्यमान में अंतर स्पष्ट कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा मान है और जो मूल्यमान है इसमें क्या अंतर है। यहाँ पे आपको मुद्रा मान एवं मूल्यमान में अंतर स्पष्ट करना है। तो टोटल आपके 14 क्वेश्चन हो गए जो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, ग्रेसम के नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो ग्रेसम का नियम है यहाँ पे आपको ग्रेसम के नियम के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पत्र मुद्रा मान की विशेषताओं एवं दोषों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पत्र मुद्रा मान है उसकी कौन कौन सी विशेषता है और उसके क्या क्या दोष हैं। यहाँ पे आपको पत्र मुद्रा मान की विशेषता बताना है और उसके दोषों के बारे में संक्षिप्त में वर्णन करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, फिशर के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर का परिमाण सिद्धांत है यहाँ पे आपको फिशर के परिमाण सिद्धांत के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचकांक की सीमाएं बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो सूचकांक है उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। यहाँ पे आपको सूचकांक की सीमाओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो मुद्रा है उसकी पूर्ति से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको मुद्रा की पूर्ति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, उच्च शक्ति मुद्रा के उपयोग व महत्व की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो उच्च शक्ति मुद्रा है यहाँ पे आपको उच्च शक्ति मुद्रा का उपयोग बताना है और उसके महत्व की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक बैंकों के महत्व को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक बैंक है उसका क्या महत्व है। यहाँ पे आपको व्यापारिक बैंकों के महत्व के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, बैंक दर का अर्थ लिखिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बैंक दर है उसका क्या अर्थ है। यहाँ पे आपको बैंक दर का अर्थ बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य क्या है। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो केंद्रीय बैंक है उसके मुख्य कार्य क्या है। यहाँ पे आपको केंद्रीय बैंक के मुख्य कार्य बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मौद्रिक नीति की सीमाएं बताइए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो मौद्रिक नीति है उसकी कौन कौन सी सीमाएं हैं। यहाँ पे आपको मौद्रिक नीति की सीमाएं बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निजी तथा सार्वजनिक
वस्तु की धारणा स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो निजी तथा सार्वजनिक वस्तु है उसकी क्या धारणा है। यहाँ पे आपको निजी तथा सार्वजनिक वस्तु की धारणा के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजस्व की प्रकृति को समझाइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजस्व है यहाँ पे आपको राजस्व की प्रकृति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है सार्वजनिक व्यय को परिभाषित कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय है उसकी क्या परिभाषा है। यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय की परिभाषा लिखना है। अब अगली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है देश की अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव की विवेचना कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो देश की अर्थव्यवस्था है यहाँ पे आपको देश की अर्थव्यवस्था पर सार्वजनिक व्यय के प्रभाव के बारे में बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्यक्ष कर के गुणों को समझाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्रत्यक्ष कर है उसके कौन कौन से गुण है। यहाँ पे आपको प्रत्यक्ष कर के गुणों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है करारोपण के उद्देश्य बताइए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो करारोपण है उसके कौन कौन से उद्देश्य हैं। यहाँ पे आपको करारोपण के उद्देश्य बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है राजकोषीय नीति के मुख्य तत्व क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है जो राजकोषीय नीति है उसके मुख्य तत्व क्या है। यहाँ पे आपको राजकोषीय नीति के मुख्य तत्वों के बारे में बताना है। तो टोटल आपके 17 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। पहला प्रश्न कह रहा है जो आधुनिक अर्थव्यवस्था है यहाँ पे आपको आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो फिशर का मुद्रा परिमाण सिद्धांत है यहाँ पे आपको फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत की आलोचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, साख निर्माण की सीमाएं क्या है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो व्यापारिक बैंक है यहाँ पे आपको सबसे पहले बताना है कि व्यापारिक बैंकों द्वारा साख का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि साख निर्माण की सीमाएं क्या है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है गुणात्मक साख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, किन तरीकों से ये परंपरावादी मौद्रिक हथियारों से बेहतर है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गुणात्मक साख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले गुणात्मक साख नियंत्रण के बारे में बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि किन तरीकों से ये परंपरावादी मौद्रिक हथियारों से बेहतर है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत है उससे आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अधिकतम सामाजिक लाभ सिद्धांत के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको उसकी आलोचनात्मक परीक्षण करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है सार्वजनिक व्यय के उत्पादन एवं वितरण पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभावों की विवेचना कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो सार्वजनिक व्यय है यहाँ पे आपको सार्वजनिक व्यय के उत्पादन एवं वितरण पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव की विवेचना करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करारोपण के सिद्धांत को समझाइए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित करारोपण का सिद्धांत है यहाँ पे आपको करारोपण के सिद्धांतों के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है बजट के अर्थ एवं महत्व की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो बजट है यहाँ पे आपको सबसे पहले बजट का अर्थ बताना है। उसके बाद आगे आपको बजट का महत्व की विवेचना करना है। तो टोटल आपके 8 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन तीनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिला करके याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।